दोस्तों फाइनली मैं जो अब स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से यूट्यूब की एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको जो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आपको मेरी तरफ से मिलता रहेगा। क्योंकि मैं एक साल से यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं था क्योंकि ड्यू टू सम फैमिली रीजंस, और इसके कारण अब मैं चीज़ें ठीक हुई हैं तो अब मैं यूट्यूब पे एक ऐसे परमानेंट के तौर पे आया हूँ। आज जो हम बात करेंगे वो बिगनर्स के लिए बात करेंगे, स्पेशली 2025 के लिए जो अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। मैं यहाँ पे देखो दो तीन मॉडल्स के साथ में लेके चलूँगा। एक वो लड़के जिनका भी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, एक वो लड़के जो एनसीईआरटी के बारे में सोच रहे हैं, एक वो लड़के जिनकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है, कुछ और किताबें कंप्लीट हो गई हैं। तो उस चीज़ के मॉडल्स को लेके मैं 9 स्टेप्स में लेके जो है मैं बात करूँगा। मैं बिल्कुल बातें आराम आराम से करूँ। देखो यार, 1 मिनट की रील के अंदर भोकाल आज के समय दुनिया ने बहुत मचा रखा है, बहुत गंदा रायता फैला रखा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो देखें, बट यहाँ पर सिर्फ मैं सीरियस डिस्कशन लेके आऊँगा। मेरे साथ वही बंदे जुड़े जो बिल्कुल सीरियस हैं किसी चीज़ को पाने के लिए। यानी कि अगर आप सीरियस हैं तो जुड़िए, नहीं है तो यार बतेरे चैनल है, वहाँ पे जाइए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब मारो, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, पहले बात करते हैं वाई यूपीएससी। अगर मैं दो टूक भाषा में बोलूँ कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो देखो यार इसके साथ साथ क्या होता है, साइड बाय साइड में जो और भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट पीसेस हो गया, ठीक है, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो गया, आपका बीपीएससी हो गया, आपका रैस हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, आपका और भी जो एमपी पीसीएस हो गया, ये सारे एग्जाम्स भी ऑटोमेटिकली थोड़ी से, मतलब मैं ये बोलूँगा कि इसमें यूपीएससी प्रिपरेशन 80% होगी, तो इनमें जो 20% होगी वो भी मोटा मोटा देखा जाए तो थोड़ा बहुत सिलेबस चेंज होता है। एक तो ये बात हो गई। तो यानी कि अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप 3 से 4 5 एग्ज़ाम तो ये स्टेट पीसेस वाले तो दे ही सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या, आरओ है, एआरओ है, ये सब एग्ज़ाम्स भी हैं जो यूपी में आज के समय आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा। साथ में लेखपाल है, पटवारी है, ये सब एग्ज़ाम्स क्या हैं, ये आप बहुत ही ईजी वे में निकाल सकते हैं। जिनका मैथ्स और रीजनिंग जिनका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सी सेट भी होता है, राइट। साथ में इसके अलावा और भी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे सी ए पी एफ हो गया, आपका आपका ई पी एफ ओ हो गया, ये कुछ वो एग्जाम्स हैं जहाँ पर आप अपनी नज़र को बना के रख सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए मैं सच बताऊं, अगर आप 1 साल की सीरियस मेहनत कर लो ना, 1 साल, चीज़ अच्छे से निकल जाएंगी। अब कुछ लोग 1 साल में भी क्रैक कर जाते हैं, कुछ लोग 5 साल में नहीं करते, तो डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर कि आपकी कैपेसिटी आखिर फाइनली जो है कितनी है। तो वो सब चीज़ें बात की बात है। तो यूपीएससी एक मिडिल क्लास के लिए एक सपना क्या होता है यार, एक नौकरी मिल जाए ठीक ठाक गवर्नमेंट। बाकी देखो, मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ फोकस करूँगा कि यूपीएससी के साथ साथ आप इन साइड बाय साइड एग्जाम्स की भी तैयारी करते रहें। क्योंकि देखो, एक बार आप घुस जाओ किसी, मतलब कि आप प्रशासन में घुस गए ना, तो मंजिल तो फिर अपना आप निकाल ही लोगे। क्यों? फिर फियर ऑफ फैक्टर जो मिसिंग है वो खत्म हो जाएगा, आपके पास नौकरी रहेगी, फिर आप बिंदास होकर खेलेंगे खेलेंगे, मतलब फिर आप मज़ेदार होकर जो है प्रिपरेशन करेंगे। ये बात होगी भी, इसलिए हम यूपीएससी को लेके आए हैं कि भाई यूपीएससी हलवा भी नहीं है, टफेस्ट एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आज के समय। 10 लाख प्लस फॉर्म भरे जा रहे हैं, आपने देखा कंपटीशन है। हाँ, हर चीज़ में कंपटीशन है, चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप अपना बिजनेस भी कर लो, चाहे आप अपनी दुकानदारी भी कर रहे हो ना, अगर आप मान लो बैठ के, वहाँ पे भी कंपटीशन है। प्राइवेट सेक्टर में तो कंपटीशन रहेगा भैया, चाहे कोई भी आप बिजनेस ले लो। आज एआई का ज़माना है, आज जो भी ज़माना है, लेकिन इन फ्यूचर 10 साल के बाद कुछ और होगा, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो कंपटीशन तो है। कंपटीशन को लेकर मत घबराओ गया 10 साल में। भाई देखो, सीरियस कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ ना, बिल्कुल जो सीरियस, इस 10 लाख में से सिर्फ 20,000 लोग होते हैं सीरियस कंपटीशन कि हाँ, जिसमें से मैं बोल सकता हूँ 15,000 तो दिल्ली में होंगे और बाकी 5,000 ऑल ओवर इंडिया में मिलेंगे जो सीरियस कॉम्पिटिटर हैं। तो आप ये 10 लाख की भीड़ को ना देख के आप सिर्फ 20,000 देखो। आपको अपने 20,000 के अंदर लेके आना है पहले। अब बोलोगे सर 20,000 क्या कह रहे हो, 10,000 तो मेंस लिखते हैं। भाई वो बात है, लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है कि हाँ, जिनको लगता है कि ये बात है। दूसरा, भाई देखो, यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले, स्टेप्स गिनाने से पहले, कुछ टाइम टेबल्स के बारे में, स्टडी टाइम के बारे में बात। देखो, कुछ लोग होते हैं जो अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, भाई 3 बजे उठ गए, सुबह के 3 बजे उठ गया, 4 बजे उठ गए और अपना दिनचर्या किया और अपना 9 साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक बेड पे चले गए। एक हमारे जैसे रात वाले चीते जो उठते ही 11 बजे हैं, मैं झूठ क्यों बोले, उठते ही 11 बजे और लेट नाइट 4 5, डिपेंड करता जब तक नींद ना आ जाए आंखों में, जब तक आदमी वर्क स्टेशन नहीं छोड़ता। तो मैं आपको देखो यहाँ पर 2 चीज़ें बोलूँगा अर्ली मॉर्निंग के लिए। अर्ली मॉर्निंग वालों, अगर आप, मैं एक सपोज लेके चलते हैं, आप 4 बजे उठते हो। अब ये नहीं 4 बजे उठ गए, फिर चाय बना रहे हो, बजते बजते 5 बज गए, तो घंटे की पढ़ाई होगी ऐसे, फिर वॉशरूम जा रहे हो, ये कर रहे हो, तो फिर नहीं होगी पढ़ाई। अगर आप 4 बजे उठ रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट है 4:15 बजे तक आपको बुक ओपन करनी है किसी भी हालत में। ये आपके टारगेट्स होने चाहिए खुद के। फिर 4 से लेके
देखो साइंटिफिक तो बोलते हैं कि 45 मिनट्स पढ़ना चाहिए, लेकिन आदमी जब फ्रेश होता है ना स्टार्टिंग में, आदमी खींच सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ मल्टीपल ब्रेक्स लेने के बाद कम से कम 8:15 से पहले, यानी कि 8 नहीं तो मैं ये बोल सकता हूँ 7:15 से 3 घंटे का पहला एक शेड्यूल रखो। देखो कैसे, पहले आवर 3 आवर्स का रखो, फिर उसके बाद 2.5 का रखो, फिर उसके बाद 2 आवर्स का रखो, फिर उसके बाद 1 आवर का रखो। ऐसे ना अपने टाइम को डिक्रीजिंग वे में लेके चले जाओ। आप देखोगे अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे, भाई मान लो आपने 4 बजे उठे, 7 बजे स्टडी करी, फिर 7 से लेकर 8 बजे तक छोटा ब्रेक ले लिया, खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट के लिए नहा लिया, धो लिया, जो भी है, गर्मी भी आ गई अब तो। फिर उसके बाद फिर आप 9 बजे बैठे, 9 से लेके फिर आप 12 बजे तक स्टडी कर लिए, फिर आपने 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। और इवन मैं कह रहा हूँ 12 बजे तक भी, यहाँ 3 घंटे, यहाँ 3 घंटे, यहाँ 6 घंटे, तो आपने 12 बजे तक की स्टडी कर ली है। आप समझे मेरी बात को। तो जब आदमी 12 बजे तक जब 6 आवर्स की स्टडी कर लेता है, मैं क्वालिटी वाइज की स्टडी की बात कर रहा हूँ, मैं क्वांटिटी की नहीं, फिर यार पूरा दिन पड़ा, आप क्या 3-4 घंटे नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। तो यूपीएससी जर्नी में डिपेंड करता है कि ऑन ए कंसिस्टेंसी वे, अगर आप सीरियस हैं और रेगुलर वे में चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर आपको 8 to 10 आवर्स, डिपेंड करता है कि आपका सिलेबस कितना है कितना नहीं है, इतना आपको करना पड़ेगा। अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो मैं कहता हूँ यू शुड गो विद एट 12+ आवर्स। जाओ भाई, नीट वाले देखो 16-17 घंटे पढ़ते हैं यार, तो आप लोग तो 12+ क्यों नहीं जाओगे? जब आपको एक जॉब चाहिए तो जा सकते हैं। भाई लेट नाइट मॉडल में ये बोलूँगा कि जैसे आप उठते हैं, दिन में तो ऐसे ही रहते हैं, भसड़ रहती है, आपको पता ही है। आराम से अपना 7 PM से लेके रात सुबह के 4 बजे तक का एक टाइम टेबल शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग बनाएं। ये आप देखो, मेरा काम है हिंट देना, मैं आपको हिंट दे सकता हूँ बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी कॉपी पेस्ट एडिट जो करना वो आप अपने हिसाब से करेंगे। यहाँ एक आइडिया ले लो, देन यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल, देन यू कैन गो थ्रू। ठीक है भाई, अब आते हैं स्टेप 1। अब यूपीएससी का सिलेबस है, 2 बातें दिमाग में चलेंगी यार, प्रीलिम्स बड़ा फाड़ आ रहा है, बिल्कुल फाड़ आ रहा है, मतलब किसी के आंसर्स की नहीं मिल रही हैं और किसी के कुछ नहीं आ रहा। तो उस कंडीशन में मैं ये बोलूँगा, पहले इस हवे को दूर करते हुए पहले सिलेबस डाउनलोड करो। भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, प्रीवियस पेपर्स को डाउनलोड करो और अनसोल्ड पेपर को डाउनलोड करो। यूपीएससी साइट पे upsc.gov.in पे जाकर आपको वहाँ मिल जाएगी सारी, आपको डाउनलोड्स मिल जाएंगे। तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे ये रहेगा, पहले आप अच्छे से सिलेबस को एनालाइज करो। और इस सिलेबस ये नहीं एक दिन में एनालाइज कर लिया खाना, नहीं, गिव टाइम, 1 वीक 2 वीक एनालाइज करो, अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या मैं कर सकता हूँ। अगर मन से आवाज़ आ रही है ना कि बेटा मैं कर लूँगा, तो भाई इसको छोड़ना नहीं। देखो मैं भी यार अच्छी खासी जॉब छोड़ के मैंने भी तैयारी करी थी, तो मेरे मन में आवाज़ आएगी नहीं मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, मैं इस चैनल को एक्सेप्ट किया, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं चलेंगे, लेकिन जो मन में आवाज़ है पहले उसको करना चाहिए। तो यहाँ पर पहले आप ये करो, फिर उसके बाद स्टेप 1 अच्छे से 1 हफ्ता 2 हफ्ता डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अगर हैं, नहीं है आराम से मस्त रहो, दुनिया भर की यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनको आप देखो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। स्टेप 2 में लोग क्या करते हैं ना, उठा के ना मोटी मोटी लक्ष्मीकांत को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहता हूँ सबसे गधा मजदूरी करोगे। यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटीज। पहले अपने माइंड को परिपक्व बनाने की कोशिश करो, मैच्योर बनाने की कोशिश करो। तो उसके लिए क्या करो, स्टार्ट विद एनसीईआरटी। देखो सबसे बेस्ट है ज्योग्राफी से स्टार्ट करो, बहुत सिंपल होती हैं। 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, 7th की पढ़ रहे हो, इंटरेस्ट आएगा, एनसीईआरटीज में थोड़ा और मज़ा आएगा, तो ये चीज़ें होती हैं। फिर पॉलिटी उठा लो, इन दोनों को उठा के दो महीने के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दो, हो जाएंगी भाई, हो जाएंगी। अगर आप 8 to 10 आवर्स की स्टडी या लेके चल रहे हो, तो ये 2 किताबें, ये 2 टॉपिक 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं। अब आर्ग्यू मत करना, देखो यार नहीं करने वाले तो 6 महीने भी नहीं है, करने वालों के लिए 1 महीना आप इसमें ख़त्म करो। ज्योग्राफी पॉलिटी खत्म, हिस्ट्री से भी स्टार्ट मत करो, हिस्ट्री बाद में। जब ये 2 किताबें हो जाए, इनको 102 बार रिवीजन मारो, नोट्स वोट्स मत बनाओ, सिर्फ अंडरलाइन करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाना। फिर इसके बाद हिस्ट्री उठा लो, हिस्ट्री को भी 1 महीना दे दो, इकोनॉमी को भी आधे महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिला के एनसीईआरटी आपकी 2.5 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी, मोटा मोटा वही है। देखो करने वाला बंदा 1.5 महीने में भी कर जाएगा, और ना करने वाला बंदा 4 महीने में नहीं कर पाएगा, तो वो एक अलग कहानी है। फिर इसके बाद जब ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, इनको 1 से 2 बार अच्छे से रिवाइज करो। इस सिचुएशन में आपको कुछ याद नहीं रहेगा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, सिर्फ पढ़ना है और समझना है कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, हमने क्या क्या समझा, बस। इवन आपको कैपिटल्स भी याद नहीं होंगी, इवन 28 स्टेट्स के नाम भी याद नहीं रहेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में यही होता है। कॉमर्स स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट, हम तो कॉमर्स स्टूडेंट थे, तो नहीं होती चीज़ें याद। जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो चीज़ें फिर याद होती हैं, स्टार्ट होती हैं। तो आपका बस जोर ये होना चाहिए कि मुझे समझ के चलना है, एक एक वर्ड को समझना है, बस। और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए। याद बात की बात, वो छोड़ दो, वो धीरे धीरे होगा, वो इतनी जल्दी याद नहीं होगा। जब आप मल्टीपल टाइम की जब आप रिविजन करेंगे तब जाके चीज़ें याद होंगी।
फिर स्टेप थर्ड में क्या करो भाई, स्टेप थर्ड में बॉस, फिर उसके बाद जैसे आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो थोड़ा ऑप्शन की तरफ नजर मारो भाई। 500 मार्क्स का पेपर आता है, दो पेपर होते हैं इसमें, ऑप्शन पर नजर मारो क्या लेना चाहते हो। इसके लिए तो बेस्ट पार्ट ये बोलूंगा, ऑप्शन लेने से पहले एक बार यूपीएससी की लेटेस्ट रिपोर्ट चेक कर लो भाई, उसमें देखो कितना कंपटीशन है। क्योंकि देखो मैक्सिमम भीड़ आपको सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, पबएड, ये टॉपिक, हिंदी लिटरेचर, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा भीड़ मिलेगी। ठीक है, कि मैक्सिमम बंदे मतलब यही सिलेबस उठाते हैं। देखो सक्सेस रेशो कितना है, कितना परसेंट है, कितने लोगों ने अटेम्प्ट दिया, इससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा आगे जाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मन बनाओ क्या पढ़ना है, या तो आप अपने बैकग्राउंड में जो आपने लिया था उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर आप एक नए सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि देखो मेन है इंटरेस्ट, इंटरनल सोल क्या कह रही है आपकी, उस पर जाना, दिमाग से मत जाना। जो आपकी इंटरनल सोर्स है, इवन हो सकता है कोई टफ टॉपिक भी उठा लें, टफ सब्जेक्ट भी ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट रहेगा ना तो ही आप उस सब्जेक्ट को पढ़ पाओगे। तो बेटर है आप इस सब्जेक्ट को आप जो है लेके चलें। फिर प्रीवियस पेपर डाउनलोड करो, समझो, नहीं आता तो विशाल पब्लिकेशन का सेक्शन वाइज प्रीवियस पेपर लो, देखो, समझो। इट विल टेक 15 डेज लगेंगे इसमें भी। फिर उसके बाद अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब पे 36 वीडियो पढ़ी है, अपने अकॉर्डिंग रणनीति बनाओ और उस पर गो थ्रू करो कि स्टेप बाय स्टेप्स क्या होंगी। बट सॉरी, मैं आपको यहाँ पे एक ही बात बोलूँगा कि मिनिमम बुक्स, मैक्सिमम 5 बुक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कोई भी ऑप्शन सब्जेक्ट की। अगर आप 5 बुक से ज़्यादा कर रहे हो तो समझ जाओ आप ब्लेंडर करने जा रहे हो। ज़्यादा डेप्थ में मत जाना, पीएचडी करने मत लगना। ये जैसे आप बस अपने अंदर एक ये मोटिव लगाना है कि मैंने एग्ज़ाम क्रैक करना, मुझे एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, बस। अगर आप ये मोटिव लेके चले तो चीज़ें बहुत अच्छी निकलेंगी। फिर इसके बाद स्टेप, अगर मैं बात करूँ इसमें क्या नाम है स्टेप इसमें, तो इसमें देखो स्टैंडर्ड बुक्स में जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, रमेश सिंह हो गया, पीएमएफ या फिर शंकर आईएएस हो गया, एथिक्स के लिए कोई भी यार, कोई भी दुनिया भर की डिकोडेड एथिक्स है, शुभ्रा राव की बुक है, लेक्सिकन है, कोई सी भी किताब उठाओ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो, इनको भी 2 से 3 महीने के अंदर कंप्लीट, क्योंकि अब आप रिदम में आएंगे तो रिदम में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा चलेंगी, तो इसको आप इस तरह से लेके चलें। फिर स्टेप 6 की अगर बात करें तो फिर जब आपकी ये स्टैंडर्ड बुक्स जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फोकस ऑन द मेन्स टॉपिक्स लाइक बस सोसाइटी हो गया, आईआर हो गया, डिजास्टर हो गया, सोशल जस्टिस, हेल्थ, एजुकेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस टेक, इन सबको डिटेल में पढ़ो। किसी के भी नोट्स ले सकते हो, विजन आईएएस, बाजीराम, या फिर और भी दुनिया भर की कोचिंग्स हैं, ठीक है, तो आप उनके नोट्स लें, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स किसी के बुरे नहीं होते दोस्तों, आप हमारे भी देख सकते हैं एक बार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन चूज करें, फिर उनके एक एक टॉपिक को उठाएं। जैसे आईआर हो गया, आईआर आपको पता 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम इसको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में कंप्लीट करें। ऐसे एक टॉपिक अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल्स बना के चलें। और मेंस के बहुत ही कंसाइज नोट्स, लाइक सोसाइटी में बात करूं तो 15 पेज के अंदर आगे पीछे मिला के 15 पेज के अंदर इसके कुल मिला के फाइनल नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। जब आप ऐसे लेके चलोगे तो आप देखो आपके मेंस का पोर्शन भी तैयार हो रहा है, पीटी आप कर ही रहे हैं, और साथ साथ आपका ये भी सिस्टम जो है कुल मिलाकर चल रहा है। स्टेप 7 में अगर मैं बात करूं, स्टेप 7 को लेके चलें तो जब आपकी चीज़ें तैयार हो जाए तो फिर स्टार्ट विद आंसर राइटिंग। कोई भी डेली आंसर राइटिंग ऑनलाइन लिखो, कहीं पे भी लिखो। फिर उसके बाद ऑप्शनल के भी आंसर राइटिंग करो, कम से कम 1000 क्वेश्चंस दोनों सब्जेक्ट के होने चाहिए, 1000 इसके और कम से कम 1000 इसके, कम से कम 1000 क्वेश्चन जब तक लिखोगे जब जाके आप परिपक्व हो गए, अच्छे से लगेगा। और वीकली बेसिस जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप क्या करें, एक ऐसे लिखना स्टार्ट करें। और ऐसे कोशिश करें कि पहले तो सिंपल सा माई ऐसे लिखें, अपने बारे में लिखें, एग्रीकल्चर पे लिखें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पे लिखें। फिर उसके बाद धीरे धीरे फिलोसफिकल ऐसे की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि फिलोसफिकल ऐसे ही सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप जो स्टेप 8 में करेंगे वो दोस्तों ये करेंगे आफ्टर दिसंबर। फिर स्टार्ट विद प्रीम्स MCQ, ठीक है, जिसमें आप डेली 50 MCQ लगाएं, बेसिक्स लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास टाइम है, इनफ है, आप इसको जो है करते रहेंगे। फिर इसके बाद स्टेप 9 में अगर मैं बात करूँ तो रिवीजन। तो मोस्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिवीजन का है। रिवीजन जब तक आपका नहीं होगा तो चीज़ें इस तरह से चलती रहेंगी। देखो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक आइडिया देना कि कैसे चीज़ें चलेंगी, कैसे स्टेप बाय स्टेप्स होंगी। क्योंकि देखो मेन टॉपिक बच्चे क्या उलझे रहते हैं, कैसे कैसे, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि आप इस तरह से जब चीज़ें लेके चलेंगे तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से चलेंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।